अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, यौम आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत ने आवाम को इस यौम आज़ादी पर एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है और 8 रुपये पेट्रोल कम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा इंकशाफ किया कि उन्होंने कहा कि हर साल मिली भगत से 500 अरब की बिजली चोरी होती है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि करप्शन एक नासूर है और ख़ात्मे के लिए हर सूरत कोशिश करनी चाहिए, हर काम करना चाहिए कि करप्शन जो है वो किसी तरह कंट्रोल हो जाए या वो ख़त्म हो जाए। यौम आज़ादी की तकरीबात और तैयारियाँ जो हैं वो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। तकरीबात के इनकाद भी किए जा रहे हैं, जबकि ज़रूरत इस अमर की है कि हर शख्स कानून की पासदारी करे। अदालती फैसले अटल हैं, जबकि अगर हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत की जो हठधर्मी है वो जारी है। हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर ज़रूर बात करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक हुई है आज, और क्या वाकई हुकूमत जो है वो 2 माह की मेहमान हो गई है, ये भी हमारे मौजू का एक हिस्सा है। हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, क्या पावर सेक्टर और FBR अव्वलीन तरजीहात हैं। दूसरी जानिब सियासी जमातों के दरमियान जो एक खींचातानी किसी या इल्ज़ामात की जो सियासत है, क्या कभी डायलॉग्स होंगे और मामलात हल होंगे? ये आज के तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इकबाल एडवानी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, और एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ऑन कॉल, ये भी तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम एडवानी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल एडवानी साहब, हम सब बस ऐसा लगता है कि जी रहे हैं महंगाई और मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं आवाम को, ख़ास तौर पे मिडल तबका तो शायद अब ख़त्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि एक तो एलीट क्लास है और एक बिल्कुल जो ख़त गुरबत के नीचे जो लोग रह रहे हैं। 3 करोड़ से ज़ायद लोग हैं जो ख़त गुरबत से मज़ीद नीचे चले गए। लेकिन आज हुकूमत ने 14 अगस्त पर बड़े एक अहम ऐलान कर दिया कि 8 रुपये कम कर दिया है फ़ी लीटर पेट्रोल को। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अच्छा स्टेप है, लेकिन इस तरह के होने चाहिए। अभी 25 रुपये बढ़ा दें और 10 रुपये कम कर दें, ये कोई बात नहीं हुई, ज़्यादा कम होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा महसूस इसलिए होती है कि पाकिस्तान में लोगों की इनकम नहीं है। मेन सबसे बड़ी वजह इनकम नहीं है, क्योंकि रोज़गार नहीं है। बिजनेसमैनों को वो सपोर्ट ये नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा बिजनेस हो। तो रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार नहीं है, इनकम नहीं है, इस वजह से ज़्यादा महंगाई लग रही है। ये 8 रुपये 10 रुपये कम नहीं भी करें चलेगा, रोज़गार जनरेट करें, बिजनेसमैनों को सपोर्ट करें, ताउन करें। क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो रोज़गार जनरेट कर रही है, तो इनको इस तरफ आना चाहिए। हाँ, ये भी अच्छा कदम है कि जितना महंगाई कम हो जो आम आदमी के लिए, लेकिन ज़्यादा तवज्जो इनको रोज़गार पे देनी चाहिए। उसके लिए यहाँ बिजनेसमैन को तो बिजनेसमैन को क्या सपोर्ट कर रहे हैं? बिजनेसमैन तो यहाँ से सारा कुछ लपेट के जा रहे हैं। मिलें बंद हो गई, मुल्तान बंद हो गया, फैसलाबाद की कितनी मिलें बंद हो गई, पावर लूम्स बड़े वो चल पड़े थे, वो ख़त्म हो गए। तो अब तो मतलब हमारे पास क्या रह गया है? इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हुई है? इस वक्त मुआशी बदहाली तो अपने उरूज पे है इकबाल एडवानी साहब। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन को सपोर्ट करें। क्या सपोर्ट करना चाहिए हुकूमत? ये देखें, सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट ये, उनसे कांटेक्ट में रहें, उनसे मिलना जुलना होना चाहिए, उनसे हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिए। अच्छा। और उनकी जो सजेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यही सबसे बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी को जो तहफुजात हैं, अगर आप वो दूर नहीं करोगे तो अंडरस्टूड है वो चले जाएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप बिजनेसमैनों के तहफुजात दूर नहीं करते। एक चीज़ आपने देखी होगी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, फाइनेंस मिनिस्टर को, दुनिया में जा रहे हैं, लोगों को कहते हैं इन्वेस्ट करें, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर इन्वेस्ट करें। अच्छा। और अपने मुल्क के लोगों को तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग बाहर जा रहे हैं। अब ये पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दुनिया में सबसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट करो, और अपने मुल्क के लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर रहे। अगर ये जहाँ दूसरे मुल्कों में जाके उनकी डिमांड अगर पूरी कर रहे हैं, उसमें से मुझे लगता है 10, 20, 25% डिमांड यहाँ के लोकल बिजनेसमैनों की पूरी कर लें, तो मुझे लगता है कोई बिजनेसमैन तो इनकलाब आ जाएगा एक मुल्क। काफ़ी बिजनेस बहुत है यहाँ पर। अच्छा। देखें, 25 करोड़ का मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है, बिजनेस यहाँ बहुत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम इनके ऊपर तवज्जो दें, यहाँ पर बिजनेसमैनों को एंगेज करें, बहुत काम है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम पता है क्या, कि एक तो सबसे बड़ा ये है, और दूसरा कोई बिजनेसमैन अगर सक्सेसफुल भी होता है, कुछ थोड़ा उसका नाम हो जाता है,
तो उसके पीछे कितने इदारे लग जाते हैं कि वो फिर अपने कोर्ट केस में कोर्ट ही फेस कर रहा होता है, 5-10 वकील रख रहा होता है और सब कोर्ट में फेस कर रहा होता है केस को, या तो वो बाहर चला जाता है या पे केस फेस करता है। तो बिजनेसमैनों के साथ जब तक आप ताउन नहीं करोगे, उनसे मिलोगे नहीं, उनसे बातचीत नहीं करोगे, उनकी सजेशन लो, उस पर इम्प्लीमेंट करो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, तो अभी जो सूरत हाल है मुल्क की, मुआशी तो बदहाली ऑब्वियसली है ही, जो ये सियासी गैर इस्तेहकाम जैसी सूरत हाल है, गैर मुस्तहकम जो सूरत हाल है, इसको किस नज़र से देखते हैं? एक तरफ अदालती कोई फ़ैसला आता है, फिर जो हुकूमत के जो करता धरता होते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, इल्ज़ामात और बयानात, तो ये तो मज़ीद ख़राबियाँ नहीं पैदा करेगी एडवानी साहब? देखिए, ये प्रॉब्लम ख़त्म भी नहीं होगी इससे, और मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम इतना जल्दी ख़त्म हो। ये तो इनकी मतलब अब तो इनका मतलब ऐसी हो गई, इनकी आदत हो गई है एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, क्योंकि इसके बगैर ये रह भी नहीं वो कहते हैं सकते। सियासत यही है। बस इनको आप देखें अभी पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं, अपोजिशन हो के रूलिंग पार्टी हो, दोनों में एक चीज़ आपने कॉमन देखी, कभी भी इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। अगर कोई कहता भी है तो महंगाई हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया, बिजनेसमैन भाग गया, ये हो गया, लेकिन आपने देखा है कि उसकी सॉल्यूशन किसी ने दी हो कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको हम इस तरह सॉल्व करें? नहीं, कीचड़ उछालेंगे एक दूसरे के ऊपर, वो बोलेगा आपके दौर में इससे बुरा था, वो बोलेगा आपके दौर में ये हो, आपने यूं किया। हर किसी के पास ये है कि ये हालात ख़राब हैं, पहले ख़राब था अब और ख़राब हो रहे हैं। किसी के पास आपने देखा कोई ऐसी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी या अंगेज किसी से क्या हो जिसमें इन्होंने ये कहा हो कि हमको इस डायरेक्शन में चलना है? इनके पास डायरेक्शन ही नहीं, इनको पता ही नहीं हमको क्या करना है, खुद को नहीं पता। इनके पास एक ही है, रूलिंग पार्टी के पास एक ही है कि दूसरे दिन आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई को गालियां देनी है। पीटीआई के पास एक ही एजेंडा है कि आए दूसरे दिन आके गवर्नमेंट के ऊपर गालियां देनी है। ना आम आदमी के बारे में सोच तो दूर की बात है, इनको पता ही नहीं है कि मुल्क में किस तरह सॉल्यूशन हो सकता है, मुल्क तरक्की किस तरह करता है। इनके पास ये बात ही नहीं है। जब आपके पास एक बात ही नहीं, आप एक चीज़ को एडमिट ही नहीं कर रहे कि हमको मुल्क को किस तरह तरक्की की राह पर लेकर जाना है, जब आपने ये सोचा ही नहीं है तो कैसे होगा? ठीक है, मतलब कोई आगे का इन फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है कोई। अच्छा, जो हुकूमत है, कोई भी हुकूमत हो, किसी भी दौरे हुकूमत में हमने कोई थिंक टैंक टाइप कोई ऐसा नहीं देखा कि कोई थिंक टैंक है जो कि मुशीरान की एक फ़ौज, ज़फ़र मौज है, और वो मौजें ही करती नज़र आती हैं हमें। मतलब सबसे बड़ी काबीना भी इसी दौरे हुकूमत का तुर्रे इम्तियाज़ रहा। 81 से 82 जो वज़रा थे इनके साथ, इससे पहले भी हुकूमत जो आई। तो आखिर इस तमाम तर सिचुएशन को जो आवाम फेस कर रही है, आवाम को क्या करना चाहिए? क्या अगर आप एक बिजनेसमैन है तो एक बिजनेसमैन क्या सोचता है, कैसे वो रिलीफ दे सकता है आवाम को, या वो भी सब कुछ समेटेगा और निकल जाएगा? देखें, बिजनेसमैन तो देखें कोई भी हो, किसी भी मुल्क का हो, वो तो अपना फ़ायदा देखता है। भले आके टीवी में आके कोई बिजनेसमैन कितनी भी बड़ी बातें करे, कुछ भी बोले, लेकिन एंड तो वही है कि वो अपना फ़ायदा देखेगा। कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है बाहर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इधर आए या यहाँ का कोई बिजनेसमैन है, सीधी बात है उसने अपना फ़ायदा देखना है। उसको नहीं होगा, वो एक वक्त के बाद दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि उसके पास अगर पैसा है तो वो कहीं भी इन्वेस्ट करके उसको देखिए, बिजनेसमैन तो प्रॉफिट करेगा तभी रहेगा। पाकिस्तान में रहे कि पाकिस्तान के बाहर रहे, उसका एक ही टारगेट होता है। हाँ, अगर किसी मुल्क में अगर वो पैदा हुआ है, वहीं काफ़ी ज़िंदगी गुजर रही है, तो उसके एक होती है सॉफ्ट कॉर्नर एक होता है। मुझे मुल्क में अगर बाहर मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं, मेरे मुल्क में कम भी मिले तो करूँगा, लेकिन इस मुल्क में एक चीज़ तो वो मांगेगा, कोई भी बिजनेस होगा, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर है, तहफ़्फ़ुज़ है, नहीं है तो तहफ़्फ़ुज़ तो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता अपने तहफ़्फ़ुज़ पे, अपनी फैमिली की सेफ्टी के ऊपर। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो मैंने नोट किया यहाँ पर, इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जब तक अच्छा नहीं होगा, कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रहेगा। कराची को तो हब कहते हैं, मुआशी हब है, और यहाँ ही अमन अमान की ये सूरत हाल इतनी ख़राब है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब जब वज़ीर आज़म तो आए हैं, शहबाज शरीफ इससे पहले भी आए थे, फूड का उन्होंने एग्ज़िबिशन भी उसका इफ्तिताह किया, सब कुछ किया, आप लोगों से कोई मुलाकात नहीं हुई? देखिए, सिर्फ मीटिंग भी हर चीज़ का हल नहीं है। मीटिंग आपने कर ली, आपने जो सजेशन जो मिली आपको, आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया कि नहीं? मेन तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिसी भी अच्छी हैं,
मीटिंग भी चले हो गई, पॉलिसी मेकर भी अच्छे हैं, पॉलिसी भी अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो ज़ीरो ही आ गया, मिले या ना मिले एक ही बात हो गई जब आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंट किसी चीज़ का नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा है, इम्प्लीमेंट नहीं है। मीटिंग भी होगी, पॉलिसी भी बनाएंगे, पॉलिसी भी देंगे, पॉलिसी मेकर भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी काबिल लोग हैं, लेकिन उस काबिलियत का क्या फ़ायदा जब जब आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आप नहीं समझते कि करप्शन जो है ये भी एक बड़ी वजह है मुल्क की बदहाली की? करप्शन तो पूरी दुनिया में है, इससे इनकार नहीं है, यहाँ पर भी बहुत है, लेकिन यहाँ जो मैंने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बताई आपको, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जब तक सही नहीं होगा आपके यहाँ बिजनेस नहीं आएगा। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर क्या चाहता है, जो फॉरेन खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फॉरेन इन्वेस्टर, कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है और करेंसी डी वैल्यू तो नहीं हो रही, यानी करेंसी आपकी ऊपर नीचे होगी, कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। और अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आपका करेंसी डी वैल्यू नहीं हो रही, बिजनेस बहुत आएगा, यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत आएंगे। ये दो चीज़ों पे कंट्रोल अभी तक पाकिस्तान कर ही नहीं पाया। हाँ, अभी 1 साल से तकरीबन करेंसी डी वैल्यू नहीं हो रही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा ख़राब हो गया है। कोई सेफ़ नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है। यहाँ पर हर बिजनेसमैन को यही डर है कि मैं कभी भी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ, मेरी फैमिली कभी भी प्रॉब्लम में आ जाएगी। जब ये प्रॉब्लम रहेगी लोगों को, हर बिजनेसमैन को, तो कौन यहाँ आकर बिजनेस करेगा। ठीक है, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन कर लिया है एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब ने। तज़कियाकार हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में ऑन कॉल रहते हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम अज़मी साहब। इब्राहिम आज़मी साहब, सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं आप? यौम आज़ादी की तकरीबात जारी हैं और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत ने एक नया तोहफ़ा दे दिया है, 8 रुपये कम कर दिए हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे। क्या इतना काफ़ी है आवाम के लिए? यौम आज़ादी को मनाया करते हैं, हर साल मनाते हैं जी। इसलिए कि ये रियासत का यौम आज़ादी है। हमें रियासत से तो चलो कोई शिकायत नहीं है, शिकायत हमें हुकूमतों से है। तो रियासत एक अलग चीज है, हुकूमत एक अलग चीज है। अच्छा। यौम आज़ादी चूंकि हम रियासत पाकिस्तान है, एक आज़ाद मुल्क है, और हम जो है वो यौम आज़ादी को मनाएंगे और इंशाअल्लाह साल मनाएंगे, चाहे अच्छे हालात हो या बुरे हालात हो। शिकायत हमें हमेशा हुकूमतों से रहती है। सही। तो हमें थोड़ा यौम आज़ादी मनाते वक्त थोड़ा रियासत और हुकूमत के दरमियान फर्क करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, आप थोड़ी सी जो अपोजिशन के इत्तेहाद की आज बैठक हुई है उस पर ज़रूर बात कर लेते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की बड़ी अहम बैठक हुई है और जैसा कि बानी पीटीआई ने पहले कहा था कि सिर्फ 2 माह की मेहमान है ये हुकूमत, क्या ऐसा नज़र आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो हुकूमत के लिए कोई ख़तरे की घंटी बजा रही है? अब देखा जाए तो हुकूमत चल नहीं रही। अच्छा। नहीं चल रही कि मईशत नहीं चल रही। अब मईशत को बेहतर चलाने के लिए हम दोस्त ममालिक के पास जाते हैं, सऊदी अरब है, चाइना है, यूएई है और किसी हद तक अमेरिका है, तो वो हमसे कहते हैं कि भाई आपने पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, आपके अंदर मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर हम आपको कर देंगे। और कर हमारे मुल्क को दिए नहीं जा रहे। चाइना जो है वो ज्यादा ये कह रहा है कि हमारी कंपनियां हैं उनसे आप कर ले लें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना की बजाय चाइना की हुकूमतों को कर्ज दे रही है, हम 30 और 22% पे कर्ज दे रहे हैं। सारी बातें आवाम से छुपाई जा रही है, कर्ज का हजम जो है बढ़ता जा रहा है। $15 बिलियन हमें चाइना के इस साल वापिस कर रहे हैं। वो शेड्यूल के लिए गए थे नकवी साहब, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम किस तरह ये मंशत आपकी किस तरह चलेगी? सारे मसाइल तो मंशत के हवाले से मंशत चल नहीं रही, आपकी जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, फॉरेन लिमिटेड बढ़ नहीं रही, प्रोडक्शन आपकी कम हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपकी हो नहीं रही। तो आप इस तरह आगे किस तरह मुल्क चला सकते हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि हुकूमत जो है वो मकबूल नहीं है। अब बजाय इस मुल्क के अंदर माशाअल्लाह भी नहीं लगा हुआ कि हर काम जो था वो ज़ियाउल के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, अयूब खान के दौर में बड़ी तरक्की हुई थी। अब माशाअल्लाह भी नहीं लगा हुआ तो कोई तरक्की भी नहीं हो रही माशी, और सियासी आज़ादियाँ भी नहीं है। और जो हुक्मरान है वो ऊपर से लाके ठोक दिए गए हैं। इलेक्शन ये लोग सामने अपने हसीन के इलेक्शन हार गए और उन्हें वजीर आला और वजीर आजम बना दिया गया है। तो मुल्क जो है वो एक लिहाज से बड़ा हो गया है। अब इस तरह आगे मुल्क नहीं कर सकता, इनको बात से बात करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा को रास्ता नहीं है हमारे मुल्क में।
अच्छा इब्राहिम आज़मी साहब, इससे पहले जब आपसे प्रोग्राम में बात हुई थी, जब जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ था इस्लामाबाद में, तो आपने ही फरमाया था कि जमात इस्लामी जो है वो फंस गई है और जो सिचुएशन है वो स्टक हो गई। तो यही सूरत हाल अब गवर्नमेंट की भी है कि वो स्टक हो गई है और जो बिजनेसमैन है वो तो मुल्क छोड़ के भाग रहा है यहाँ से। असल मैंने आपसे कहा था कि जमात इस्लामी फंस गई है, तो इसका मतलब ये कि ये बात हमारा अंदाजा किसी हद तक दुरुस्त साबित हुआ। जी। इसकी वजह ये थी कि लोग कुर्बानियां देने के लिए तैयार नहीं हुए। और जमात इस्लामी के पास कोई ऐसा मोटो नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है। इसमें कि जमात इस्लामी एक बहुत सियासी पार्टी नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें बताया था कि मजबूत सियासी पार्टी के लिए आप माशरे के किसी तबके को एड्रेस करते हैं, एक तबका आपका हामी होता है, एक तबका आपका मुखालिफ हो जाता है और उसमें माश का पहलू आता है। तीन चीजें थी तो कायदे-ए-आज़म ने मकबूलियत हासिल की, मुजीब रहमान ने मकबूलियत हासिल की, आपके भुट्टो साहब ने मगरबी पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल की, अल्ताफ हुसैन ने मकबूलियत हासिल की और इसके बाद इमरान खान ने। तो कहने का मतलब ये कि सियासी मकबूलियत जमात इस्लामी के पास नहीं है। तो आप धरना देना तो किसी हद तक कोई मसला नहीं था। इससे मैंने जो इलेक्ट्रिक के हवाले से जो धरना दिया जाता था, तब भी मैंने कहा कि जमात इस्लामी कामयाब नहीं होगी। इसकी वजह ये थी कि कुछ और पार्टियां हैं वो 10-20 करोड़ में उनके लीडर ले लेते हैं इलेक्ट्रिक के लिए किसी भी इदारे से, उनसे 20-25 लोगों को वो जॉब दिला देते, 25-50 लोगों को। मैंने कहा जमात इस्लामी पैसे लेने के लिए तैयार है, मैं अपने लोगों को जॉब देने के लिए तैयार है, और उनके जो मुतालबे हैं वो अरबों रुपए का वो रिलीफ मांग रहे हैं। तो वो के इलेक्ट्रिक अरबों रुपए का रिलीफ तो नहीं देगी, करोड़ों रुपए का आप ले सकती है के इलेक्ट्रिक, अरबों रुपए का नहीं देगी, लिहाजा ये आपका धरना नाकाम हो जाएगा। और सिंध हुकूमत के बारे में जो धरना दिया था सिंध हुकूमत के खिलाफ, वो भी 1 महीना से न सभी के पास बैठा रहे, लेकिन उसका भी तो फायदा नहीं हुआ। जी इब्राहिम साहब, आपने बात की कि इलेक्ट्रिक और दीगर जो बिजली के बिलों के हवाले से भी, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा हर साल मिली भगत से 500 अरब की बिजली चोरी होती है। तो जब ये पता है, ऑब्वियसली कोई रिपोर्ट आई होगी, किसी पे तहकीकात हुई होंगी, कुछ चीज़ें सामने आई होंगी, तो फिर ही वज़ीर आज़म ने इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया। लेकिन इसके बाद कोई फॉलो अप की बात नहीं हुई है। देखिए ये बात को ट्विस्ट कर रहे हैं, चोरी होना एक अलग बात है, और आईपीसी के साथ जो उन्होंने मुआहदे किए कि हम आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे, कैपेसिटी पेमेंट करेंगे, ये सारे जो नवाज शरीफ और जरदारी ने मुआहदे किए हैं। ठीक है, बिजली चोरी होती है, वो हर दफा होती है, 20%, 22% होती है, ये जाया भी होती है और चोरी भी होती है। जो आईपीपी की चोरी हो रही है उस पर बात नहीं कर रहे। हो गया वो आईपीपी का पैदा हो गया, जिसमें आपने जो महंगी बिजली ली है, जो बिजली बांग्लादेश और इंडिया ने 2 साइड पे ली थी, नवाज शरीफ और जरदारी ने 6 साइड पे ली है। ये जो सिविल महल और ये अपार्टमेंट बनी वो इन्हीं पैसों से बने। और अब बात को ट्रस्ट करने के लिए बिजली चोरी होती है, तो भाई बिजली की चोरी भी रोकना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक, हुकूमतों की बिल्कुल जिम्मेदारी हो सकती है। बिल्कुल। अगर बात को ट्रस्ट कर रही है वो हमें समझने की बात है कि इनके शरीफ बरादरान जरदारी साहब है, इनसे पूछे कि मुआहदे किसके दौर में हुए थे। ये जो आईपीपी है उनके 28% को ये शरीफ खानदान है, ठीक है, 16% पे वो जरदारी खानदान है, 16% जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी है, और आपके ये आपके पीपल्स पार्टी है 12-13%। इसलिए ऐसे तुम्हारी खुशहाली फौज के लोग हैं, सऊदी अरब है, यूएई और चाइना के सरमायाकार है, पाकिस्तान के सरमायाकार ये सारे मिलके, तो सारे 100% तो आईपीपी ले रहे हैं। डैम का आपने कोई जिक्र सुना है पिछले 2-2.5 सालों? डैम बन रहा है, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो दिन रात डैम से काम हो रहे थे, मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया गया था, वो लाइटें लगा के रातों को काम कर रहे थे। ठीक, कोई डैम की आपने खबर नहीं सुनी? जी। 10-20 करोड़ रुपए 1 अरब रुपए रख देते हैं मुलाजिम की रक्षा देने के लिए या दफातर को जारी रखने के लिए, डैम पे कोई काम नहीं हो रहा। तो आईपीपी के जो मामला थे, बिजली के मामला में पाकिस्तान फंस चुका है ये निजाम के अंदर। ये बात को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। ठीक ठीक। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इकबाल एडवानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इकबाल साहब, आप समझते हैं कि ये जो बयानात हैं ये ट्विस्ट करके आवाम की तवज्जो जो है वो हटाई जा रही है मेन जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उन पर से? कौन से बयान? यही कि 500 अरब की चोरी हो जाती है बिजली की। असल जो आईपीपीज़ का मामला है उससे मामलात को हटा के, उससे तवज्जो हटा के इस तरफ लेके आया जा रहा है।
देखिए बात यह है कि अगर अब गवर्नमेंट कह रही है कि इतनी बिजली चोरी हो रही है तो इसको रोकना किसका काम है? गवर्नमेंट का ही काम है। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही, ये बातें तो वो हैं जो अपोजिशन करती है। गवर्नमेंट वो बात कर रही है कि इतनी बिजली चोरी हो रही है, तो ये मेरी समझ में नहीं आई। पहली बार मैंने किसी मतलब इस तरह सुना है। वजीर आजम ने कहा है, वजीरा तो वजीर इसको आजम रोकेगा, शहबाज शरीफ ने तो इसको रोकेंगे कौन? इसको रोकना इनका काम है, तो ये किस तरह ये बात कर रहे हैं? इससे पहले भी 22 महीने तो इनकी हुकूमत रही थी, कुछ अरसा इनकी हुकूमत नहीं रही, अब भी इनकी है। अगर आज ये कह रहे हैं कि इतनी बिजली चोरी हो रही है तो फिर रोकना इसी इनको ही है। यही लोग हुकूमत में, यही लोग कह रहे हैं करप्शन बहुत है, तो करप्शन भी आपने ही रोकनी है। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही, जो बात अपोजिशन को करनी चाहिए यही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो कि कौन रोकेगा? जो गवर्नमेंट ही यही कर रही है। हाँ, अगर इनको इतना ही है तो ये सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को, जो बिजली दी जा रही है इतनी मुफ्त क्यों दी जा रही है? एक आम आदमी की बिजली का बिल बढ़ाते जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी की बिजली मुफ्त में दी जा रही है। इतना प्रोटोकॉल क्यों ले रहे हैं? इस पे तवज्जो दें, इस पे कम, जो चीज़ें ये कर सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ, उस पे कंट्रोल करें। और जो चोरी है वो तो रोकनी इनको है। जैसे आपने कहा करप्शन के बारे में बात की, तो करप्शन भी इनको ही रोकनी है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, गवर्नमेंट ये कह रही है ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें गवर्नमेंट हमको क्यों बता रही है? जब इनको पता है तो उसको रोका जाए, ये तो इनका काम है। आम आदमी को तो बताने का कोई मकसद नहीं है। बाकी रहा IPC, तो देखें इनके अंदर जितनी कंपनियां हैं ये इन्हीं लोगों की हैं, इसमें किसी एक गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, नून लीग के दौर में भी हुआ, और ये PTI के दौर में भी हुआ। तीनों दौर में हुआ है, ये इनको सहूलत दी गई है। अगर आप देखें तो कुछ IP जो इलेक्ट्रिक का जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो नून लीग में है, पीपल्स पार्टी में है और PTI में है, तीनों में है। किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। तो इसी वजह से इस पे वर्किंग नहीं की जा रही। बेनिफिशियरी जो है वो हर पार्टी से बेनिफिशियरी तीनों पार्टियों में belong कर है। रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जो इनकी पार्टियों में जो बेनिफिशियरी हैं वही इनके डोनर हैं। इलेक्शनों में और हर जगह पे इनको डोनेशन यही लोग देते हैं, यही इनको इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पे तो हाथ डाला ही नहीं जाएगा, और डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये खुद ही हैं, खुद पे कौन हाथ डालेगा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इब्राहिम आज़मी साहब, ये बड़ी अजीब बात है ये वाकई, कि अगर एक वज़ीर आज़म ये कहता है कि इतनी चोरी हो रही है या इतनी करप्शन हो रही है, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि करप्शन जो है वो नासूर है और इस पे ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और करना होगी। तो मतलब जो सिंध गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो सिंध में कराची की अगर सिर्फ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हमें नज़र आता, ये जो तबाही मची हुई है 15 सालों की, गवर्नमेंट इसकी जवाबदेह है कि सिंध गवर्नमेंट एक कराची को नहीं संभाल सकी, एक सिंध को नहीं संभाल सकी। तो ये करप्शन ही की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फिर इस बयान की क्या बात रह जाती है? ये चोर मचाए शोर वाली बात है। अच्छा, जब सारे लोग जो चोर के पीछे भागते हैं ना, तो चोर भी शोर मचाना शुरू कर देता है, चोर चोर चोर। अच्छा, वो आवाम के अंदर मिक्स हो जाता है, तो पता नहीं चलता कि चोर कौन है। 15 साल से सिंध की हुकूमत है, आप ये सड़कों का हाल देखें, रोडों का हाल देखें। जिना रोड जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोड है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत के नाम पर है, और वो गहरे पड़े हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, पक्की हो रही है। जरा भी इतने बड़े रोड का अगर आप ये नहीं कर सकते, वहाँ सारी दुनिया में लोग आते हैं, सारी रोड ये टावर की तरफ और ये स्टेट बैंक की तरफ सब जाते हैं। तो आप बताएं कि बाकी गरीब कुछों का क्या हाल है? आप 95% जो भी मामला देखेंगे उनमें आपको करप्शन नजर आएगी। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इनके पास फंड नहीं थे, या इनको वक्त से पहले हुकूमत हटा दी गई, तो इन्होंने कराची में शहर का ये हाल कर दिया है। तो आप अंदरूनी सिंध के देख रहे हैं कि इन्होंने क्या हाल किया होगा। सारी चीज करप्शन की बुनियाद पर है, और हमें अफसोस होता है कि भाजपा साहब ने लोगों को जिन लोगों को हटाया जा रहा था, इन चोरों उच्चकों को एक बार फिर उनको सलाह कर दिया गया है, और इस मुल्क को माशी बहरान के अंदर मुब्तला कर दिया गया भाजपा साहब। ठीक है। देखिए इब्राहिम साहब, जो चीज़ें सामने हैं उस पर भी हम ये नहीं देख रहे कि उस पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है। मतलब बातें की जा रही हैं। हम इस प्रोग्राम के शुरू से यही बात डिस्कस कर रहे हैं, और इकबाल अडवाणी साहब भी यही बार बार कह रहे हैं कि बातें बहुत सारी की जा रही हैं। आप वज़ीर आज़म साहब की तकरीर उठा के देख लें, बिलावल भुट्टो की तकरीर उठा के देख लें, अता तारड़ की तकरीर उठा के देख लें, उज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें। हर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ इल्ज़ामात हैं, बाकी कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में अभी तक
अवामी मसाइल पे कोई बात हुई ही नहीं है। अच्छा, पूरी रियासत जो है वो एक शख्स और एक पार्टी के पीछे लग गई है। बिल्कुल। अब हमारे सारे मामला जो है वो इसी किरदार पर सबके रह गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग हैं जो गिल्टी फील कर रहे हैं, इनके अंदर एहसास जुर्म है कि हम जो है आवाम को मुंतकिल नुमाइंदगी नहीं है। पहले भी इलेक्शन के अंदर भारतीय होती थी, तो सूरत नहीं होती थी कि एक सियासी पार्टी या तो पीपल्स पार्टी या दूसरी थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होती थी, 35-40% वोट उसको मिल जाते थे। और जब हर शहर चलती थी कि इस पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे इलेक्टेबल उस तरफ आ जाते थे। और इसके बाद जो मुस्लिम लीग, काफ और आपके फजल रहमान जो लोग हैं और कबायली इलाकों में तो उनके साथ मिल के इतना वोट बन जाता था कि वो 50-55% होता था। और ये लगता था कि अक्सरियत लोग इस पर कायम हो चुकी है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की फेवर की है, लेकिन इस दफा अगर 50-60-70% अगर लोग एक पार्टी की तरफ है और आपकी तरफ लोग नहीं है, सारे सर्वे इस चीज को बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं, सारे चीजें सोच बता रही है, लोगों की हिमायत बता रही है, तो आप इस हुकूमत को किस हद तक चला सकेंगे? क्योंकि 15-20% की पॉपुलरिटी भी है और बताएंगे इनके साथ फजल रहमान भी इनके खिलाफ हो गए, तो फिर हम कौन इनके साथ जो अवामी सतह पे इनके साथ हो? अब अवामी हुकूमत है नहीं, मार्शल बजाय लगा हुआ नहीं है, जो लोग मुस्तबद किए गए वो अवामी नुमाइंदे नहीं है, माशी सूरत हाल को हल नहीं कर सकते। अगर अवामी हुकूमत होगी, मकबूल हुकूमत होगी, तो लोग 3-4 साल तक सबर कर लेंगे। इसके बाद आपके हालात इतने बुरे हो गए कि किसी नए वज़ीर आज़म के लिए हालात संभालना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि वो वज़ीर आज़म होगा, वो पॉपुलर होगा, तो अवाम ने जब उनको वोट दिया होगा तो वो पहले से इनसे कह देगा कि उनको 2.5-3 साल तक तकलीफ उठानी पड़ेगी। लोग दैनिक तौर पर तैयार हो जाएंगे और हमारे ट्रैक पे आ जाएंगे। अब ये तो हम जितना वक्त गुजरता जा रहा है, हमें ये किताब फंसा में जा रहे और ये हुकूमत के भी वो मुश्किल होगा संभालना। ठीक है। फिर आप कब तक इस वोट से बच सकेंगे, आप बताए ना। ठीक है, ठीक है। बड़े ख़तरनाक सूरत हाल आपने वाज़े कर दी है, बड़ी ज़बरदस्त मंजर कशी कर दी है इब्राहिम साहब आपने। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रहम करे हम लोगों के ऊपर कि क्या हालात किस रुख जा रहे हैं। जल्द ही कुछ ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल इब्राहिम आज़मी साहब, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इब्राहिम साहब ने तो बड़े ख़तरनाक सूरत हाल सामने रख दी। उन्होंने कहा कि ये तो अगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। लोग वैसे ही बिजली के बिलों से परेशान हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो हुकूमत को जल्दी कुछ फ़ैसला कर लेना चाहिए। नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ अरसे में बिजली के बिल तो कम करना पड़ेगा और करेंगे वो, उस पे तो सीरियसली काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर ये बिल पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर तो इनको गवर्नमेंट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह पे इस पे काम होगा और बिजली के बिल मुझे लगता है कम हो जाएंगे। वो काम तो होना नज़र आ रहा है कि होगा। अच्छा। बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं है जैसे मतलब कि बिल्कुल 100% जिस तरह बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान 100% बिल्कुल ख़त्म होने पे जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। अच्छा। ना इतनी जल्दी गवर्नमेंट जा रही है, और मुझे लगता है कुछ अर्से में इलेक्ट्रिक के बिलों पे भी आपको लगता है कि कम हो। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक उम्मीद दे दी कि हम जल्द ही कोई खुशखबरी सुनेंगे कि बिजली के बिलों में कमी की जाएगी, जैसे कि अभी पेट्रोलियम मसनूआत पे कमी की गई, और ज़ाहिर है उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया एडवोकेट इब्राहिम आज़मी साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद करते हैं, आप भी उम्मीद कीजिए। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के